श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। हरिः ॐ। सदासस्पाति मद्भूतं प्रियामिन्दरस्या काम्यं सानिं मेधामाया शीघ्रगुस्वाहा झां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तायामामधिया मेधायाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा इदं मे ब्रह्मचक्षत्रं चोभे श्रियामश्नुतां मायि देवा ददातु श्रियमुत्तमान्तस्यै ते स्वाहा। हरिः ॐ। तो सर ये स्वागत था आपके लिए, इस तरीके से हमने आपका वेलकम किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ये नाम ही काफी है। अब चलिए तो जब तक सर आते हैं स्टेज पर, उससे पहले एक एवीएस सर के लिए वो प्ले करें प्लीज। वकील हैं, प्रख्यात लेखक हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हैं। ये परिचय जादुई शख्सियत रखने वाले सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा और किसी का हो ही नहीं सकता। गणित हो, इकोनॉमिक्स हो, कानून हो या सनातन धर्म हो, हर क्षेत्र में जिन्हें महारत हासिल है, जिन्होंने देश के कई चर्चित मुकदमे लड़े हैं, वाणिज्य मंत्री रहते हुए आपने आर्थिक सुधारों के लिए खाका बनाया जिसे बाद की सरकार ने अंगीकार किया। ऐसे ओजस्वी, प्रकांड विद्वान, मशहूर और चर्चित शख्सियत सुब्रमण्यम स्वामी का राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में स्वागत करते हुए न्यूज इंडिया गर्व का अनुभव कर रहा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया के इस मंच पर, और हमारे साथ हमारे विजय सर भी जुड़े हैं। सर मंच अब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आपका कि आपने वक्त निकाला। आपकी व्यस्तताएं, आपके जो काम है वो लगातार इतना बड़ा है कि उसमें से समय के लिए मांगना भी थोड़ा सा वो लगता है हमें, लेकिन आपने उसके बाद हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया, आमंत्रण को स्वीकार किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। डॉक्टर स्वामी के लिए वैसे हम लोगों ने ये भी चलाया, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सब लोग डॉक्टर स्वामी के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं, उनका काम, उनका नाम। और जो सबसे बड़ी बात है वो है कि
मैं दूसरा नाम नहीं कहता, हिंदुस्तान की राजनीति का अकेला नाम है जो साफ गोई से बात करता हूँ। बिल्कुल। तो डॉक्टर स्वामी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हिंदुस्तान जो है वो आपके नाम से बहुत परेशान है। अब इतने मंदिर आंदोलन के खिलाफ आपने लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रखे हैं, लिबरेशन जो चल रही है काशी मथुरा को मंदिरों की, ये क्या चाहते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मंदिर का सवाल है, 40,000 से ज़्यादा मंदिरों को जब मुसलमान की आक्रमण हुई थी वो तोड़े गए थे। जी। मैंने कभी नहीं कहा कि सारे 40,000 मंदिरों को दोबारा उसी जगह में बनाए जाएं। जी। लेकिन ऐसे भी मंदिर हैं जिनको तोड़ा गया, जानबूझकर तोड़ा गया। एक काशी विश्वनाथ को तो 3 बार तोड़ा गया, जो मंदिर कहीं और नहीं बन सकती। राम जन्मभूमि मैंने उठाया क्योंकि राम पैदा हुए थे। जी। ये मेरी आस्था है, तो माने ना माने, परंतु ये हिंदुओं की आस्था है कि वहाँ पैदा हुए। मैं और कहीं जगह राम मंदिर बना नहीं सकता, राम जन्मभूमि मंदिर पर नहीं बना सकता। जी। वहाँ मस्जिद बनाई गई, उसके ऊपर जानबूझकर बनाई गई। तो इस जगह में मंदिर होनी चाहिए, ये मेरी आग्रह थी। और आखिर में जो भी घटनाएं हुए, परंतु हमारी जीत हुई थी कोर्ट में, यही कहकर कि मेरा मूलभूत अधिकार है वहाँ प्रार्थना करने के लिए जहाँ मेरी आस्था कहती है राम पैदा हुए। जी। इसी बात पर हम जीते। दूसरा है कृष्ण जन्मभूमि, यही बात है, और कोई जगह नहीं, मथुरा को छोड़कर कहीं और नहीं कोई मानने के लिए तैयार। और तीसरा है शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग काशी में उन्होंने जहाँ जमाया वहाँ मंदिर बनी और कहीं नहीं बन सकती। इन तीनों को छोड़ दो, मैं शुरू से कहते आया हूँ। बाकी के लिए हम कह देंगे ठीक है, बहुत जो भी हो गया ख़त्म, हम दूसरी जगह में बना लेंगे पास में। क्योंकि उन मंदिर में जो शेष है उसमें इतना ही है कि जो वहाँ आइडल है वो है हमारी आस्था के अनुसार, वो जहाँ मंदिर बनी है वो आस्था का नहीं है। जी सर, जब राम मंदिर का फैसला आया, राम जन्मभूमि आंदोलन में आपने भी लंबी लड़ाई लड़ी, सब लोगों ने लड़ाई। जब राम जन्मभूमि का फैसला आया तो कहा गया संघ परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से, कि अब हम और किसी मुद्दे पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अयोध्या जो था वो एक ऐसा मुद्दा था जिस पर बात हो रही थी हमारी जन्मभूमि को लेकर, राम जन्मभूमि को लेकर, लेकिन अब खत्म हो गया। संघ परिवार के प्रमुख मोहन भागवत साहब ने भी कहा कि अब ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि अब कहाँ पर आप शिव की मूर्ति ढूंढेंगे। और आप अब राम जन्मभूमि का आंदोलन खत्म हो गया, तब आप काशी और मथुरा पर आ गए। फिर दोनों जब हो जाएंगे तो स्वामी साहब कहेंगे देख लिए प्रूव हो गया ना ये बात, तो सारे मंदिर हमारे हैं जहाँ पर तोड़ के बनाई गई है मस्जिद। देखिए, मोहन भागवत तो हम लोगों के लिए सब सर्वमान्य है जी, लेकिन जहाँ विचार का सवाल है, लोकतंत्र में सबके अलग अलग होते हैं। मेरी जो बात मैंने कही, मैंने तर्क में कहा जी कि 3 है जहाँ मैं उसमें तीनों को कहीं और नहीं बना सकता। जी। और दूसरा है कि 1964 में सारे संतों ने इकट्ठे होकर उन्होंने ये तय किया था, उसमें संघ भी था पर गुरु गोलवालकर थे जी, सब ने तय किया कि हम सिर्फ 3 मंदिर के लिए आग्रह कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अशोक सिंघल जिन्होंने मुझे इसमें घसीट के लाए थे जी। राम मंदिर में, जब सब फेल हो गए थे तो मुझसे कहा था, और राम सेतु का भी उन्होंने भी कहा था कि हम लोगों ने 3 पर ही सीमित हैं, इससे आगे नहीं मांगेंगे। अब मोहन भागवत के संदर्भ में कहा, मुझसे बातों में तो कभी नहीं कहा कि स्वामी तुम गलत कर रहे हो,
हम लोगों ने तो वचन दे दिया, संघ का वचन है, कभी नहीं कहा। तो जब तक आप उनको और मुझे साथ ही साथ बैठाओगे वो नहीं, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा, खैर इस पर हम विवाद सार्वजनिक दौर में आप लोगों ने रिपोर्ट किया, आप कैसे रिपोर्ट करोगे, कौन सी शरारत करोगे, ये सब मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं बहुत इसमें फंसने वाला नहीं हूँ। राम जन्मभूमि की बात पर आपने कहा कि आस्था का मुद्दा था, हाँ। ये भी आस्था का मुद्दा है। तो यदि मैं साइंटिफिक तरीके से देखूं, जो राम जन्मभूमि के फैसले में कहा गया कि जब आस्था की जीत होती है, इसका मतलब है तर्क की जीत नहीं होती, ठीक है ना, फैक्ट्स की जीत नहीं होती, आस्था की जीत होना और फैक्ट्स की जीत होने में फ़र्क है। लेकिन मैं दूसरे मुद्दे पर आना चाहता हूं, क्योंकि इस पर बहुत लंबी बहस हो गई है। राम जन्मभूमि का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया कि अब हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ चलेंगे, 1991 के हिसाब से, है ना। तो अब या तो जब काशी और मथुरा की बात करें तो पहले हम ये तय करें कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। देखिए, आपने पता नहीं कल की टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज में मेरी जो बहस हुई थी कोर्ट में, उन्होंने उसको रिपीट किया है जी। हाँ, वहाँ कई वकील आए हैं जो कहते हैं कि नहीं, इस प्लेसेस जो वर्शिप एक्ट है इसको रद्द कर देना चाहिए जी। और अन्य हैं जो उसको पूर्ण रूप से रखने चाहते हैं। मैंने कहा कि राम मंदिर को एक अलग किया गया, वो धारा 5 में उस लॉ का उसमें धारा 5 में कहा गया कि ये सारी जो एप्लीकेशन है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो है, उस समय जो था, उसके बाद उसको कोई नहीं छेड़ सकता, परंतु एक एक्सेप्शन है राम का। जी। मैं कहता हूँ कि जिस आधार पर आपने राम को अलग किया, जी, उसी आधार पर इन दोनों को भी जोड़ना चाहिए। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। जी। और मैं कहता हूँ आज की उसके जवाब देने में सबको बहुत कठिन होगी, जी, क्योंकि राम मंदिर के लिए आप जोड़ेंगे एक एक्सेप्शन के रूप में, तो इन दोनों को भी जोड़ना है, क्योंकि जिस आधार पर राम के लिए किया ये इन पर अप्लाई करता है और किसी का नहीं होता। सर, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों है? आपके विचारों वाली सरकार चल रही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संसद ने पास किया, आपके पास स्पष्ट बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत है, तो वहाँ जाकर इस कानून को रद्द कर दें, बदलवा दें, ख़त्म कर दें और सब कुछ आपका, सबे भूमि राम की। ये रूपाला को क्यों नहीं पूछा आपने? वो आए थे, वो मंत्री हैं, हो रही थी, और आपकी ताकत तो रूपाला साहब से ज़्यादा है सरकार में। जब संघ प्रमुख आपकी बात सुनते हो, मैं कहता हूँ कि हमारी सरकार आश्चर्यजनक मिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हमारी सिर्फ ये बात नहीं, कई मंदिरों का सवाल भी है जी, जहाँ सरकार ने अपने हाथ में ले ली। वो मेरा सवाल भी हम करेंगे, वो भी मैं चाह रहा था कि उस पर करें, लेकिन इस पर थोड़ा सा आप जवाब दे दें कि क्या इस कानून को रद्द होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 19। नहीं, मैं तो कहता हूँ एक छोटा सा अमेंडमेंट ला दो कि सेक्शन 5 में सिर्फ राम मंदिर का, राम जन्मभूमि का नाम नहीं होगा, और काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि का भी होगा। ये 3 ये एक्सेप्शन होंगे, कानून पर लागू नहीं होगी। फिर बाकी फिर उसके बाद आप उसके साथ तैयार हैं? 100 मैंने तो कोर्ट में कह दिया जी। अब जो मुद्दा आप जिसको उठा रहे हैं वो है गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ टेम्पल्स, खासतौर से साउथ इंडिया में जिस तरह जी से जी चल रहा है। जी। देखिए, मेरा एक जजमेंट है 2014 में सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार धारा 25 कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूलभूत अधिकार है उसके बाहर नहीं जा सकती है। मूलभूत अधिकार के अनुसार मंदिरों को संचालन करना संपूर्ण रूप से वहाँ के जो पुजारीगण हैं या वहाँ का ट्रस्टीज़ हैं जी, वही कर सकते हैं जी। लेकिन यदि कोई घोटाला हो जाए वित्तीय स्तर पर, तो एक अल्पकाल के लिए सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है और उसको ठीक करके फिर वापस करनी होगी। ये हमारा जजमेंट है। इस जजमेंट के अनुसार आज कोई भी मंदिर नहीं है जो सरकार के नियंत्रण में रह सकती है।
तमिलनाडु में तो 100% मंदिर सरकार के नियंत्रण। जो हिंदू धर्म पर विश्वास भी नहीं करते हैं, जो डीएमके, वो सारे कर रहे हैं और लूट रहे हैं। तो हर जगह में मैंने किया, मैंने 2-3 और जगह में भी करके दिखाया। अब मैं सरकार को लिखता हूँ कि भाई ये है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तो कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं इसको, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालता हूँ, उसमें सालों साल चल जाती है, चलता रहता है वो। तो ये मैं कहता हूँ कि सरकार एक भी मंदिर की नियंत्रण एक अल्पकाल के लिए वित्तीय, वो भी मंदिर का नहीं, जो वित्तीय Financial मामला management है, जी। हाँ, फाइनेंशियल मैटर में ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। जी सर, एक और विषय जो आप सबसे प्रिय माना जाता है वो है विदेश नीति, और उसमें भी खास तौर से चीन। हाँ, चीन को नाम लेते ही लड़खड़ाती है जुबान आजकल तो। अभी G20 हो रहा है, वहाँ पे जिनपिंग साहब हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री जी की मुलाकात भी हुई है। गलवान का किस्सा अलग है। देखिए, मूल बात यह है कि चीन के बारे तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उसके भाषा बोलता हूँ, उसकी जो इकॉनमी है उसको मैं हार्वर्ड में पढ़ाता था जी। और चीन मुझे बहुत दोस्त मानते थे। कैलाश मानसरोवर मेरे कहने पर खोला, जो किसी के और के कहने पर नहीं खोला, और मैं भी कैलाश मानसरोवर 2 बार होकर आया हूँ। मैं ये कहता हूँ कि वो सब ठीक है, परंतु 1996 में नरसिम्हा राव के काल में हम लोगों ने कहा कि ये जो विवाद है अक्साई चीन, ये सारे जी। इसको सुलझाने के लिए जी। इसको सुलझाने के लिए हम आज एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको कहते हैं LAC जी। LAC के नाम पर कहते हैं। अब इसके माने ये नहीं है कि जो ज़मीन उस तरफ है वो हमारा नहीं है, या चाइना मानती है कि ये ज़मीन इस तरफ है वो हमारी है, लेकिन लाइन बनी। अब नरेंद्र मोदी 18 बार एक 1-to-1 मीटिंग की थी शी जिनपिंग से जी, लेकिन 2020 में अप्रैल मास में चाइना आ गई उसको पार करके, और पार करने के बाद उन्होंने दिप्सांग जो पाकिस्तान और चाइना के साथ जिसके हाँ बॉर्डर है, कई ऐसे जगहों को कैप्चर कर दी। हमारी जो लद्दाखी लोग गाय बछड़ा ये सारी ले जाते थे, या उनके जो बकरी थे उसको ले जाते थे, उसमें से उनको हटा दिया और ये ज़मीन सब इनका बन गया है, ये माने इनकी कब्जा में आ गई। इसको सत्य है ये नरेंद्र मोदी मानता नहीं है, वो कहता कोई आया ही नहीं, कोई गया विदेश नहीं। मंत्रालय ने साफ कर दिया कि कोई हुआ नहीं है, कोई आया ही कब्जा नहीं हुआ जी। मैं कहता हूँ झूठ बोल रहे हैं। मैंने दुनिया भर में जो भी जानते हैं उनकी से हमने सैटेलाइट से जो पिक्चर ली है और यहाँ के जो मिलिट्री लोगों से बात की है, वो सब कहते हैं कि चाइना ने इस लाइन को क्रॉस करके हमारे देश में लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन को हड़प किया है जी। अब इसमें कहने में क्या प्रॉब्लम है? आपने कहा कि आप चीन में आपको बहुत लोग अच्छा दोस्त मानते हैं, आप मानते चीन को थे। अच्छा दोस्त मानते हैं कि नहीं मानते? आप मैं तो हिंदुस्तान को चीन का दोस्त मानना चाहिए? चीन की जो नहीं, आप समझ गया आपकी चीन की संस्कृति, चीन की इतिहास, चीन के हमारे साथ संबंध, हजारों साल की संबंध, इस सब को मैं आदर करता हूँ। आज शी जिनपिंग का दिमाग खराब हो गया तो इसके माने में चीन का विरोध हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं इनकी पॉलिसी का विरोध कर रहा हूँ। इनको एक बार ऐसा पीटना चाहिए कि वो कभी आगे नहीं करेंगे और 1962 की याद नहीं रखेंगे। वैसे एक अच्छी बात आपने की सर कि अभी तक हम लोग जब भी कोई बात होती है तो नेहरू को याद करते हैं। हाँ। आप नेहरू से 40 साल आगे नरसिम्हा राव तक तो पहुंच गए। नरसिम्हा राव ने तो अच्छा काम किया, उसको तो मैं आपने याद किया। करूँगा ही। क्या आपको लगता है हमारी सरकार या आज जो है मौजूदा व्यवस्था है वो चीन का जवाब देने के लिए सक्षम है, तैयार है और विलिंग है? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। हमारी ज़मीन को हड़प करके बैठे हैं और नरेंद्र मोदी अपने कुर्सी से उठकर पैदल जा कर के
शी जिनपिंग से मिलते हैं उस कॉन्फ्रेंस में। सर ये तो डेकोरम की बात है। ये तो पर्सनल- डेकोरम नहीं है भाई, ये हमारी प्रोटोकॉल। आप कृष्ण भगवान के पढ़िए, वो जब दुर्योधन से बात करके बाहर निकले, कहा कि अब तो युद्ध होगा, इसके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये होना चाहिए आपके, ये पुरुषार्थ नहीं है आप में। आप डरपोक हैं तो मैं 1000 कारण दे सकते हैं, ये शिष्टाचार है, नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए। हाँ, वहाँ अपने कुर्सी में बैठे रहना चाहिए था। तो वो कोई ऐसा नहीं था कि वो पार्टी दे रहे थे शी जिनपिंग, तो वो पार्टी के देने वाले हैं, उसके पार्टी में चले गए, उसी में वो भी मोदी जैसे ही आए थे, एक अतिथि, और वो चिंता नहीं कर रहे थे। तो सर जब आमने सामने मिलते हैं, आप तो उस पार्टी से हैं जिसमें कहा जाता है कि मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होते, तो जब सामने मिल गए उसमें नमस्कार से युद्ध थोड़ी रुक जाता है। नहीं, मैं तो इस मिलने से क्या है, उसमें आप आकर उनको मिलें, दोनों आ जाए आमने सामने तो अलग बात है। मैं नहीं कहता हूँ उसको थप्पड़ मारना चाहिए, मैं कहता हूँ कि ये आप जानबूझकर गए, और वो उसकी चेहरा की फ़ोटो तो तुमने यहाँ आई नहीं है, मैंने देखा है, मंगवाया है। वो तो कुछ जैसे कोई मिल रहा है वैसे उसने देखा भी नहीं, और अपनी जगह से हिला नहीं। इन्होंने हाथ किया तो हाथ को भी इन्होंने रखा और फिर वापस ले ली। ये अपने इतने दूर से आए और कोई बात नहीं हुई। हैप्पी टू सी यू, ये कहा उन्होंने, और उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया। लेकिन सर अभी तो हमारी सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, उसने सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान में, मतलब 2 साल पहले, 4 साल पहले। तो चाइना में आपको लगता है कि कोई हमारा कोई कमजोरी नहीं, है? देखिए, जब मौका होगा तो लड़ाई लड़ सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ रोका तो नहीं है ना। एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दें, उसको हम डंडोरा पीट कर चलते रहेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक किया। परिणाम ये होनी चाहिए कि जो हिस्सा हमारी कश्मीर पाकिस्तान की कब्ज़े में है उसको वापस लाना है। उसके लिए कोई कदम उठाइए, बताइए। हम इस तरफ से घुस सकते थे क्या? पहले एक ज़माने में तो चले गए थे, जवाहरलाल नेहरू ने सबको वापस किया था, वही करिए। राजीव गांधी ने भी, जो बर्फ़ की एक इलाका है जो पाकिस्तान के हाथ में थे, उसको उन्होंने ले लिया था कि उसके बिना हमारी सुरक्षा हो नहीं सकती। तो मैं ये कहता हूँ कि आप पाकिस्तान पर जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी की तारीफ कर रहे हैं? नहीं, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया, वो तो सब बेड़ागर्क किया कश्मीर में, चाइना में, सब में। राजीव गांधी ने आक्रमण किया था पाकिस्तान के ऊपर, जहाँ एक बर्फीला क्षेत्र है, और उसको अपने हाथ में लिया, और ये उन्होंने किया था। और बाकी किसी के नरसिम्हा राव के काल में या चंद्रशेखर के काल में या इन सब लोगों के काल में तो पाकिस्तान को हिम्मत नहीं हुई। अब वो आ गए हैं, अब वो चाइना के और अमेरिका के दूत को लेकर POK में लाकर उनको दिखाया, जो कभी नहीं हुआ हमारे इतिहास में। ये आप सरकार की कमजोरी के तौर पे बता रहे हैं? क्योंकि हम तो मैं सरकार के तौर पे इतना मजबूत, क्योंकि हमारे जो देश की जो ताकत है वो तो पाकिस्तान, चाइना को पीटने के लिए सक्षम है। ये मैं कहता हूँ, तुम डर गए हो, तुम डरपोक हो। जब नाम लेने के लिए तैयार नहीं हो और कहते हो कि कोई आया ही नहीं, जो झूठ है, तो आप डरपोक हैं, यही मैं कहूँगा। सर एक और सब्जेक्ट जिस पर आपकी एक्सपर्टीज है, वैसे तो सभी सब्जेक्ट्स पर आपकी एक्सपर्टीज है, वो है इकोनॉमी। 8 साल की मोदी सरकार के बाद आप जो हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, मौजूदा व्यवस्था है, उसको कैसे असेस करते हैं? तो नीचे नीचे रोज ला रहे हैं, अखबार में ही देख लीजिए, जब पता ही नहीं है क्या करना है। एक दिन मोदी ने कह दिया कि मैं $5 ट्रिलियन 5 साल में करूँगा। अब उसका गणित करोगे तो 15% पर प्रति वर्ष ग्रोथ रेट होगी। अब आप 5 ही नहीं कर सकते हो तो 15% का। इसी प्रकार से दुनिया भर की बात कहते हैं, AB to AB, ये सारी चीज़ें आप पत्रकारों से आप प्रभावित हो सकते हैं, परंतु मैं तो अर्थशास्त्री का प्राध्यापक रहा हूँ, वो भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। मैं कहता हूँ इनकी सारी जो योजना बनी है, ये सब परस्पर विरोध हैं।
इसमें कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ नीचे जाने वाले हैं, वही हो रहा है। पत्रकार को हिम्मत नहीं है ये सब छापने सर आप के लिए। इतनी चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखते हैं तो इस पर क्यों नहीं लिखते? नहीं, आप नहीं लिखेंगे? नहीं, लिखता था ये सारी बातों में, 2015 से लिख रहा हूँ। अब मैंने बंद कर दिया क्योंकि या उसको समझ में नहीं आती या उसको कोई चिंता नहीं। कई लोग कहते हैं कि सर आप इसलिए नाराज रहते हैं क्योंकि आपको वित्त मंत्री नहीं बनाते। तो वित्त मंत्री बना दो फिर। लेकिन आप सरकार के समर्थक लोगों में से हैं, मतलब सरकार आपकी विचारधारा पर चलती है, आपके दबाव में रहती है। मैंने तो आप हवा उसी पैदा पर- की, सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा करके बेल लेना पड़ा, जो कोई नेहरू परिवार का अभी तक किसी ने नहीं लिया। जी तो ये सब करके हवा बनाई मैंने, जी और मलाई खाई इसने। ये कैसा हो सकता है? उसको बांटने बोलिए। लेकिन सोनिया जी का आपने जिक्र कर दिया तो फिर मुझे वो घटना याद आएगी कि जब चाय के प्याले में आपने तूफान किया हाँ, वाजपेयी सरकार को गिराने में। हाँ। आज आप सोनिया जी के लिए कह रहे हैं और आपने सोनिया जी की मदद से वाजपेयी सरकार गिरा दी। मैंने सोनिया जी के लिए नहीं कहा था, मैंने जयललिता के साथ मेरी गठबंधन थी, जी उसका एक इच्छा थी कि ये धोखेबाज है ये वाजपेयी। वो भी जिसे- आपकी वजह से। नहीं, वो पहले से मेरे साथ आई गठबंधन में। मैंने तो उसके ऊपर करप्शन केसेस डालकर आखिर में जेल भी भेज दिया। सर आपने चिट्ठी भिजवाई थी जयललिता के समर्थन वाली आपकी। मैंने नहीं भेजी। आपने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात। आप ये देखे, वास्तविकता मैं बता रहा हूँ। जी जयललिता ने मुझसे कहा कि ये सरकार को चलने नहीं देना है। जी मैंने कहा अभी तो आपने 1 महीने पहले उनको बहुमत के लिए चिट्ठी दी, वो जो राष्ट्रपति के पास है, जी 1 महीने के अंदर कैसे बदल सकते हैं? तो बहुत नाराज़ हुई, पर आखिर में कहा कब? मैंने कहा कम से कम 1 साल होना चाहिए। 1 साल के बाद उसको याद रही, उसने कहा कि अब करो। मैंने कहा करने के बाद हम सरकार को तो गिरा देंगे, फिर चुनाव हो जाएगा, तो कई एक वैकल्पिक सरकार बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा वैकल्पिक सरकार के लिए सोचो। मैंने कहा कि उसके लिए सोनिया गांधी की सहमत चाहिए, और सोनिया गांधी इन दोनों का बनता नहीं था। जी तो उन्होंने कहा नहीं तुम करो और मेरी तरफ से करो। और मैंने इसीलिए सोनिया गांधी से बात की थी। एक फिर मुलायम सिंह भी थे उसमें, मायावती भी थी, बहुत लोग थे। जी और ये तय हुआ था कि सरकार गिरने के बाद एक मिलीजुली सरकार बनाएंगे। जी उसमें सोनिया गांधी ने धोखा दे दिया, कहती मैं अकेला बनाऊंगी। तो फिर हमें सबक सिखाना था उसको, तो सबक सिखा दिया मैंने। आप सबको सबक सिखाते हैं। मैं सिखाऊंगा जब जो भगवान है वो कहेगा यस, नैतिकता में इसको सबक सिखाने के लिए बल मिलना चाहिए। तो कोई ना कोई शस्त्र ऐसे आ जाते हैं जिससे मैं उनको जगह दिखा देता हूँ। जैसे नेशनल हेराल्ड का केस आ गया कहीं से, अब तो वो बेल भी में आप- है, जी बेल पर हैं अभी। बेल पर है। जी डॉक्टर स्वामी, एक कहावत कही जाती है किसी के लिए कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उसका मतलब होता है कि किसी से दोस्ती नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। ये जो कहावत है वो आप पर परफेक्ट होती है, लेकिन थोड़े से होती है कि आपकी किससे दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाए, नहीं कब दोस्ती में बदल जाए, ये पता नहीं रहता। अब बताइए कौन सी दोस्ती में बदलाऊं? मैं बता दूंगा किस कारण से मैं आप बदला। जयललिता जी हैं, सोनिया जयललिता जी के हैं, साथ वाजपेयी मेरी जी हैं। दोस्ती हुई और उसने भ्रष्टाचार में खूब किया। तो मैंने कहा कि इस भ्रष्टाचार को बंद करो, मेरी मदद से आप आए हैं। वो उस घमंड में कही कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी, और जेल पर भेजने के लिए प्रयास की, परंतु उसका कानून का उतना समझ नहीं है जितना मेरा है, जी। तो कर नहीं सकी। फिर मैंने कहा अब मेरी बारी है, और मैंने सब कोर्ट में प्रूव करके सुप्रीम कोर्ट में उनको ये दंड मिलने के बाद ही तो जेल में गई। जी तो मैंने कोई अपने आप उनको अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके तो नहीं भेजा, जी उन्होंने ट्राई किया था सत्ता को। तो ऐसे ही मैं वो मेरे ऊपर आक्रमण करें और मैं चुप रहूं, क्योंकि मैं पहले दोस्त था। मैं तो दुश्मनी किसी आधार पर नहीं की कि वो मुझे कोई पसंद है नहीं पसंद है। कोई आप इस देश की लूटोगे तो मैं ज़रूर पहले नहीं जानता था, तो बाद में जानूंगा, तो फिर मैं बदलूंगा। जी
लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं, ये आखिरी सवाल है, मेरा नहीं है लेकिन राय है कि बहुत अच्छा काम डॉक्टर स्वामी करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, पॉलिटिक्स के लिए भी, लेकिन उसमें उनका दिमाग मतलब जो स्वयं है अहम ब्रह्मास्मि है, जो स्वामी साहब को पसंद नहीं वो नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है, अब बताइए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत धन्यवाद सर कि आपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वामी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच।